विद्यार्थियों, आज हम एक टॉपिक पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे कि संविधान संशोधन संसद करती है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद क्या करती है कि संविधान संशोधन विधेयक लाती है। इन सामान्य यदि देखें तो संविधान में जो संशोधन है, संशोधन करने के लिए विधेयक लाना पड़ता है। विधेयक कई टाइप के होते हैं, जिसके अंतर्गत अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। सामान्य विधेयक यानी साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक से संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। साधारण जो विधेयक है वो साधारण विधेयक के पारित होने की क्या प्रक्रिया है। वित्त विधेयक और धन विधेयक की क्या प्रक्रिया थी, उन सब पर अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आज देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है और संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन की यदि बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों में संविधान का जो भाग 20 और अनुच्छेद 368, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित बातों का प्रावधान। कहने का मतलब जो संविधान भारत का है उसमें टोटल जो मूल रूप से 22 भाग थे, उनमें से भाग 20 और अनुच्छेद 368 ये संविधान में संशोधन से संबंधित बात है। यदि ये देखें कि संविधान संशोधन की जो ये प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए थे। तो ये तो इसकी मुख्य बात हुई, यानी जो संविधान का ये है तो ये भाग 20 अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये बात हो गई। अब देखो संविधान में संशोधन, दो प्रश्नों पर आप पहले गौर करें कि संविधान में संशोधन है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं और संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद जो 368 है उसमें संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। सामान्य रूप से संविधान में संशोधन 3 टाइप से हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 368 है उस अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं बताई गई है। तो सामान्य रूप से देखें तो साधारण विधेयक से, ठीक है, यानी साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुसमर्थन से। तो ये 3 प्रकार के हो गए। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान में जो संशोधन है, संशोधन की यदि अपन बात करें तो संविधान में संशोधन तो हो सकते हैं 3 प्रकार से। पहला जो प्रकार है वो है साधारण बहुमत, दूसरा जो प्रकार है वो है विशेष बहुमत और जो तीसरा प्रकार है वो है विशेष बहुमत और आधे राज्य, ठीक है, आधे राज्य। ये तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे से अधिक, यानी आधे राज्य तो होने चाहिए, उससे अधिक होंगे तो अच्छी बात है। तो ये जो है यदि अनुच्छेद 368 के तहत देखें, 368 के तहत, ये तो अनुच्छेद 368 के तहत तो 2 प्रश्न हो गए। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होंगे, तो इसका आंसर रहेगा 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। यदि प्रश्न ये हो कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होंगे, तो इसका आंसर रहेगा 2 प्रकार से। तो ये जो 2 नंबर और 3 नंबर है ये संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 की बात की गई। अब देखो संविधान, ये जो पहला प्रकार है साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत से जब संविधान में संशोधन होता है तो वह संविधान संशोधन की गणना में नहीं आता है। लेकिन यदि अनुच्छेद 368 यानी दूसरी और तीसरी प्रक्रिया से यदि कोई संविधान संशोधन होता है तो वो संविधान संशोधन के तहत काउंटिंग होती है। जैसे अपन बात करते हैं भाई, पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, ऐसे ऐसे करके मतलब वर्तमान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो साधारण बहुमत से यदि आप संविधान में संशोधन करोगे तो संविधान में संशोधन तो होगा, लेकिन संविधान संशोधन में काउंटिंग नहीं होगा। जैसे मान लो 104 संविधान संशोधन हो गया और अब साधारण बहुमत से यदि आप कोई संविधान में संशोधन कर रहे हो तो ये 105वां संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि दूसरी और तीसरी प्रक्रिया से करेंगे तो फिर वो संविधान संशोधन भी होगा और उसके साथ साथ में संविधान संशोधन में काउंटिंग भी होगा। 104 से 105 हो जाएगा, 105 से तो 106 हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों टाइप का जो
परिवर्तन है, उसमें पहले प्रकार से यदि संविधान में संशोधन करोगे तो संविधान संशोधन तो होगा, लेकिन संविधान संशोधन में काउंटिंग नहीं होगा। काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ दोनों टाइप से होगा। अब देखो, ये जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत, तो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन हो या अपन कोई भी बात की, संसद में यदि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है तो अपन देखेंगे भैया पहला सदन, फिर दूसरा सदन, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उसमें अनुमति देता है। तो इसी प्रकार से यदि संविधान संशोधन विधेयक है तो पहले सदन से पारित, फिर उसके बाद दूसरे सदन से पारित, और फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही जो भी संशोधन होगा वो मान्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बात हो रही है संविधान संशोधन की, तो संविधान में जो संशोधन है उसमें क्या होता है? संविधान संशोधन के लिए सबसे पहले अपन को लाना पड़ेगा विधेयक। क्या लाना पड़ेगा? विधेयक। और ये विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, क्योंकि अपन ने देखा था कि साधारण जो भी विधेयक है, तो साधारण विधेयक में लोकसभा ज़्यादा ताकत थी, राज्यसभा कम ताकत थी। वित्त विधेयक के मामले में यदि देखें तो लोकसभा या धन विधेयक के मामले में तो लोकसभा बहुत ज़्यादा ताकत थी, राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती थी। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जिसमें दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। जब तक संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं होता तब तक वो आगे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि विधेयक है और वो विधेयक है प्रत्येक सदन से पारित होना आवश्यक है। यदि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसको रोक दिया या उसकी सहमति नहीं दी तो वो वापस समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में ऐसा नहीं था। साधारण विधेयक के मामले में यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि मतभेद हो जाता है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। वित्त विधेयक के मामले में था तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती थी और 14 दिन के बाद वो अपने आप में पारित मान लिया जाता था। लेकिन ये जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें दोनों से पारित होना आवश्यक है। इसमें संविधान दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई भी व्यवस्था नहीं। तो कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन विधेयक ले गए, दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, और उसके बाद में दोनों सदनों से यदि पारित हो जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास में जाने से पहले यदि संविधान संशोधन का जो कैटेगरी है वो ये है तीसरी प्रकार की, तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन के लिए जाएगा। ये टाइप का होगा, तो इस टाइप वाले में कोई समस्या नहीं। यहाँ यदि होगा तो दोनों सदनों से पारित हो गया, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं से जाएगा और विधानसभा उसके पास जाएगी। तो कहने का मतलब इसके बाद में राज्यों की विधानमंडल का मतलब जिसमें द्विसदनात्मक है तो वो दोनों से, नहीं तो फिर एक से विधानमंडल की बात जाएगा। यानी ये तीसरे टाइप का होगा, तो नहीं तो फिर नहीं जाएगा। और ये जो विधानमंडलों से ये सामान्य बहुमत से कैसे होगा? सामान्य बहुमत से। लेकिन ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से, लेकिन जब राज्यों की विधानमंडलों से जाएगा तो वहाँ वो सामान्य बहुमत से पारित करेंगे, ये मान लिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद वो आएगा राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति साइन कर देगा। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, मैं पी की जगह पूरा लिख देता हूँ। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पास में आता है तो साधारण में तो अपन ये बात देखी थी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यहाँ है वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, नहीं भेजेगा, कोई अधिकार नहीं है। और न संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं। तो मोटे मोटे तौर पर वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के भाग 22 में ये बात रखी है, अनुच्छेद 368 में रखी है, और उसके साथ साथ में ये जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। दूसरी चीज़, संविधान में 3 टाइप से संशोधन कर सकते हैं।
साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से। इनमें से साधारण बहुमत से यदि संविधान में संशोधन होगा तो वो संविधान संशोधन काउंट नहीं होगा। संविधान संशोधन तो होगा लेकिन संख्या में काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन ये अनुच्छेद 368 के तहत 2 नंबर का और 3 नंबर का, ये 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाएंगे। 368 के तहत संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया हैं? 2। कुल मिलाकर के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक बात है। अब इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि दोनों सदनों से पारित नहीं होता है तो फिर वो आगे विचारार्थ नहीं किया जाएगा। यदि संविधान संशोधन विधेयक तीसरे नंबर के टाइप से लिए विशेष राज्यों के लिए, यानी ये तीसरा प्रकार का जो विधेयक होगा उसमें संघीय व्यवस्था से संबंधित बातें होगी, उस टाइप है, तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधानमंडल के पास जाएगा। उनकी अधिक से अधिक की सहमति मिल गई, उसके बाद राष्ट्रपति जाएगा। राष्ट्रपति उसको पर हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता और इस पर संयुक्त अधिवेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। अब देखो, ये जो विशेष बहुमत है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि ये जो 368 के तहत जो प्रक्रिया है बहुमत की, ये अपन देख लेते हैं। 368 के तहत जो ये बहुमत है, विशेष बहुमत, सामान्य तौर पर अपन देखेंगे साधारण बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। तो उन बहुमतों के प्रकार पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ बात करेंगे अनुच्छेद 368 के तहत जो विशेष बहुमत है वो आखिर विशेष बहुमत है क्या। क्योंकि अपन लैंग्वेज यदि पढ़ते हैं तो कि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये जो सब प्रक्रिया है ये है क्या। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो विशेष बहुमत है, ये जो विशेष बहुमत है, तो इसको यदि सीधी सरल भाषा में यदि देखें तो देखो ये 3 टाइप से मिला विशेष बहुमत। अनुच्छेद 249 और 312 से संबंधित, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 68, ये जो विशेष बहुमत है, ये जो विशेष बहुमत है वो कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का। अनुच्छेद 368 और ये भाग 20। तो ये जो 368 के तहत विशेष बहुमत की बात की जा रही है, तो विशेष बहुमत होतना कितने प्रकार का? तो ये विशेष बहुमत विशेष तौर से यदि बात करें तो अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष बहुमत अलग होता है। अनुच्छेद 368 के तहत के अंतर्गत दिया गया विशेष बहुमत अलग होता है और 368 के तहत अपन की क्लास इस पर है, ठीक है। लेकिन लग गया तो ये विशेष बहुमत होता क्या, 368 के बाद में अपन देखते हैं। तो ये जो होता है इसमें ये होते हैं उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 बहुमत, या होता है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। यहाँ आपको एक बार और देखनी है, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या मतलब जो भी सदन है, जैसे लोकसभा में 543 सदस्य संख्या, राज्यसभा में 245 है। तो ये जो विशेष बहुमत है उसको मैंने कहा था विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। 249 और 312 का तहत विशेष बहुमत क्या है, अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत क्या है और 368 के तहत विशेष बहुमत क्या है, जो अपना आज का टॉपिक है। तो इसको समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है। यानी अनुच्छेद जो 249 है, ये जो राज्यसभा को जो शक्ति दे रखी थी कि भाई कोई भी अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित बात हो रही है या फिर राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, 249 ये कहेगा राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। या फिर कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो उसके लिए राज्यसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। तो विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतलब कहने का मतलब देखो, जैसे अपन राज्यसभा की बात करें, कुल सदस्य संख्या है 245। माना कि उस दिन उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए कितने जने, मान लो 200 जने, लेकिन मत में भाग लिया यानी मतदान किया
150 जनों ने या फिर 180 जनों ने, ठीक है, तो इसका 2/3 बहुमत होगा, ठीक है, यानी 180 इसका 2/3 बहुमत। तो ये हो गया पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अनुच्छेद 61 के तहत यानी राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 महाभियोगी जो प्रक्रिया है, तो उसमें ये था कुल सदस्य संख्या होगा, इसमें प्रेजेंट और उपस्थित का कोई मतलब नहीं है। यहाँ था उपस्थित होने वाला, जैसे कुल सदस्य 245 अपन ने माना कि एग्जाम्पल दिया, प्रेजेंट थे 200 लेकिन मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था 180, तो इसका 2/3 होगा, ये हो गया। अब यहाँ बात हो रही है कुल सदस्य संख्या का, यानी जैसे माना कि राज्यसभा की बात करें तो 245 सदस्य है, लोकसभा की बात यदि करें 543 सदस्य, तो ये जो अनुच्छेद 61 के तहत जो विशेष बहुमत है, इसमें उपस्थित और मत देना का कोई महत्व नहीं है। इसमें ये देखा जाएगा कि कुल सदस्य संख्या को यदि आपके पास में बहुमत है, यानी 2/3 बहुमत है, तो ही आप जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया 245 का 2/3 और 543 का 2/3, ये आंकड़ा होगा तो ही। उपस्थित कितने हुए, मतदान में कितने जनों ने भाग लिया, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो बात करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत जो बहुमत है वो क्या चीज़ है, देखो या मैं इसको समझाता हूँ अलग से। अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद जो 368 है वो क्या कह रहा है, देखो अनुच्छेद 368, अब या मैं अलग से लिख देता हूँ अनुच्छेद 368 के तहत। इसमें यह था 368 के तहत जो बहुमत है उसमें दो बातें हैं। पहली चीज ये है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वाला का, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, अंतिम अपन जब रिवीजन करेंगे तो कम कॉन्सेप्ट पूरा आपकी क्लियर हो जाएगा। देखो हम बच्चों बात कर रहे थे कि विशेष बहुमत होता क्या है, तो विशेष बहुमत की अपने 3 कैटेगरी की। पहली जो कैटेगरी थी वो अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष बहुमत क्या था। दूसरी जो कैटेगरी थी अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत क्या था। तो इसमें यह था कि कुल सदस्य संख्या का कोई मतलब नहीं है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा, उसको कहते हैं ये अनुच्छेद 312 और 249 के तहत। ये अपने उदाहरण लिया था। 61 में यह था कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब देखो अनुच्छेद जो 68 है ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 2 बातें होगी। देखो एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या है और उपस्थित और मतदान करने वाला सदस्यों का क्या बहुमत है। तो देखो अनुच्छेद जैसे कुल सदस्य संख्या की बात करें, कुल सदस्य संख्या एग्जाम्पल के रूप में यदि लें, कुल सदस्य संख्या जैसे लोकसभा 543, राज्यसभा 245, तो यहाँ कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब हुआ आधे से अधिक, आधे से अधिक। इसका मतलब ये हो गया आधे से अधिक। कहने का मतलब 543 इसका आधा और इससे 1 ज़्यादा कर लो, और राज्यसभा की बात हो रही तो 245 इसका आधा और इससे 1 ज़्यादा कर लो। ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन आधे से अधिक होना चाहिए। एक तो आंकड़ा होना चाहिए ये, उसके साथ साथ में उपस्थित और मतदान करने वालों का सदस्य संख्या, ठीक है। अब देख लो कि उस समय मान लो कि ये सेम यदि उदाहरण ले, जैसे लोकसभा की बात करो 545 सदस्य थे, राज्यसभा की बात करो 245 सदस्य थे, तो इसका इनमें से मान लो प्रेजेंट थे 543 में से जैसे 500 सदस्य, वोटिंग में भाग लिया मान लो 450 सदस्य, तो इसका मतलब 450 को कितना करोगे 2/3 करेंगे। राज्यसभा का उदाहरण ले लो, तो राज्यसभा मान लो उदाहरण लो कि जैसे 245 सदस्य थे, अब 245 सदस्यों में से यदि आप मान लो प्रेजेंट हो गए 200 सदस्य, वोटिंग कर दी माना कि 180 या 90 जन हैं, तो इसका हो गया 2/3 बहुमत, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक तो आंकड़ा ये हुआ कि कुल सदस्य संख्या बहुमत यानी आधे से अधिक, उसके साथ साथ में ये भी उपस्थित और मतदान देने वालों को ये, इन दोनों में से ये जो संख्या है इस संख्या से ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए।
यानी 543 है, 543 का आधे से अधिक की जो संख्या है वो संख्या और ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या इससे अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जो कुल सदस्य संख्याओं का जो बहुमत है वो बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से अधिक है तो फिर वो पारित नहीं होगा। उपस्थित व मत करने वाले सदस्यों का जो बहुमत है ये कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अधिक होना चाहिए। वापस सुन ले आप, उपस्थित व मत करने वाले सदस्यों को जो बहुमत का जो आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के आंकड़े से अधिक होना चाहिए तो ही प्रस्ताव पारित होगा। ये होता है अनुच्छेद 368 के तहत, यानी दो शर्तें, कुल सदस्य संख्याओं की बहुमत संख्या और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत की संख्या। यहाँ पर ने जो बात की थी कि अनुच्छेद जो 368 है, इस अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रक्रियाएं थी। एक तो था विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, जो ये विशेष बहुमत था यही है विशेष बहुमत, ठीक है। और दूसरा था विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, यानी ये साधारण बहुमत से होना चाहिए राज्यों वाला। अब देखो ये जो है ये तो चीज़ समझ में आ गई, ये जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य ये कौन से मामलों होंगे, यानी जो संघीय व्यवस्था से संबंधित। तो आपको ये देखना है कि सामान्य तौर पर जो विशेष बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं उनको छोड़ करके बाकी जो सभी संशोधन होते हैं वो सामान्य बहुमत से होते हैं। विशेष बहुमत में भी ये जो तीसरे टाइप का था विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य, तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनको विशेष बहुमत और उसके साथ साथ में राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित करवाना आवश्यक है, यानी आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा यदि समर्थन करेगी तो उनको आप अलग से देख लें। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है या राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रणाली है उसमें यदि आपको परिवर्तन करना है तो ये प्रकार के ध्यान से देंगे। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, संघ की कार्यपालिका से संबंधित विस्तार से जो अनुच्छेद 73 है उसमें यदि कोई संशोधन करना है तो भी आपको तीसरे प्रकार के बहुमत से आपको करना पड़ेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यदि करना है तो उसमें भी आपको अनुच्छेद 368 की तीसरे प्रकार से आपको करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी मामले हैं, राज्य की न्यायपालिका से संबंधित कोई प्रावधानों में परिवर्तन करना है या फिर किसी संघ राज्य से संबंधित कोई संघ राज्य क्षेत्र के कोई उच्च न्यायालय के निर्माण से संबंधित बात है तो उसमें भी आपको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की आवश्यकता रहेगी। शक्तियों के विभाजन से संबंधित बातें, सातवीं जो अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें भी यदि आपको परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत से इसी विशेष बहुमत का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ में राज्य संघ और राज्यों के मध्य विविध विधायी संबंध है, उन विधायी संबंधों से संबंधित कोई बात है या फिर जो राज्यसभा है उस राज्यसभा के अंतर्गत राज्यों से प्रतिनिधित्व से संबंधित जो बात है, जो चौथी अनुसूची है, उसमें भी यदि आपको कोई परिवर्तन करना है तो उन परिवर्तनों को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा। मोटे तौर पर अपन देखें तो आज की क्लास अपने थी संविधान संशोधन विधेयक और संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है। संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में, संविधान के भाग 20 में, और ये जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेगी। ये तो बात हुई तथ्यात्मक। अगला जो प्रश्न ये था कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। पहला जो संशोधन है सामान्य बहुमत से, दूसरा जो संशोधन है विशेष बहुमत से, और तीसरा जो संशोधन है वो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होता है। ये चीज़ होगी। फिर जो चौथा प्रश्न अपने ये देखा था कि अनुच्छेद जो 368 है उस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होंगे, तो उसका आंसर था 2 प्रकार से। पहला विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से।
फिर हमने बात की कि आखिर ये विशेष बहुमत होता क्या है। तो उसमें अपन ये देखा था विशेष बहुमत जो प्रक्रिया है, विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होंगे उस विशेष बहुमत को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो अनुच्छेद 249 और 312 के अंतर्गत दिया गया विशेष बहुमत था। उसमें अंतर्गत जो भी प्रस्ताव पारित होगा वो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा। दूसरा जो विशेष बहुमत था वो अनुच्छेद 61 के तहत था, राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित। उसमें ये था कि कुल सदस्यीय संख्या, सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। पहले वाले में 249 में ये था कि उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 61 में था कुल सदस्य संख्याओं का 2/3 बहुमत। फिर हमने बात की थी अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 368 में 2 शर्तें थी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उन दोनों में से कुल जो सदस्य संख्या का जो बहुमत है और उपस्थित और मत करने वाले जो सदस्यों का बहुमत है, उसमें से ये बहुमत इससे अधिक रहना आवश्यक है, तभी ये पारित होगा। फिर अपन बात की थी कि ये जो विशेष बहुमत के साथ साथ जो अगला जो था कि विशेष बहुमत के साथ साथ में अन्य जो राज्यों से समर्थ लेना है उससे संबंधित कौन कौन से प्रावधान थे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार से संबंधित मामले, संघ राज्य क्षेत्र में यदि कोई उच्च न्यायालय की स्थापना करना है उससे संबंधित मामले, संघ की न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, राज्य की न्यायिक व्यवस्था यानी राज्य का जो उच्च न्यायालय उसमें परिवर्तन करना है, संघ और राज्य की विधायी शक्तियों से संबंधित कोई बात है, या फिर 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करना है, या फिर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में उससे संबंधित जो 4वीं अनुसूची है उन 4वीं अनुसूची में यदि कोई प्रावधान करना है तो वो इस विशेष प्रावधान से ही होगा। बाकी सब जो प्रावधान है या जो संशोधन होंगे यानी विशेष बहुमत के तहत जो भी संशोधन हो रहे हैं उसके सिवाय अन्य सभी जो संशोधन है वो सामान्य बहुमत से होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपन देखेंगे बहुमत के क्या क्या प्रकार है। जय हिंद।